नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला और युवा मंगल दलों को बड़ी सौगात दी है। धामी ने दलों की प्रोत्साहन राशि में 1,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा कर दी है, वहीं जिसके बाद दलों की प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपए हो गई है। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जाएगा जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल एक दूसरे से जुड़ेंगे। वहीं मसूरी के शहीद स्थल के पास उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों की स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मसूरी शहीद स्मारक समिति के अनुरोध पर लिया गया। इसके साथ ही सीएम ने पिथौरागढ़ में बरड़ बैंड से कोटमनिया तक सड़क डामरीकरण की भी स्वीकृति दी है। अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में ग्राम पीतरा में बहुउद्देश्य भवन के लिए 95.84 लाख और गांधी इंटर कॉलेज पनु आनौला में 4 कक्षों के निर्माण के लिए 99.95 लाख रुपए मंजूर किए। चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 25 जून को ये यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा को लेकर लाखों लोगों में उत्साह का खासा माहौल है। वहीं इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। 5 वर्ष के बाद ये अब जो है 30 जून 2025 से ये यात्रा होने जा रही है और इस यात्रा में काफी लोगों का आकर्षित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैलाश गए थे तो आदि कैलाश की यात्रा जो है उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ। इस वर्ष जो है 250 लोग जो हैं ये यात्रा करेंगे और अंतिम बार ये यात्रा 2019 के अंदर संचालित हुई थी। अब उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, उसके कारण यात्रा जो है रुकी रही। अब ये जो कैलाश यात्रा है ये 50-50 यात्रियों के 5 दल जाएंगे और ये 10 जुलाई को लिपुलेख के पास से होते हुए चीन में ये प्रवेश करेगा। लिपुलेख एक ऐसा स्थान है जहां पर भारत की भूमि में बिना चाइनीज वीजा लिए और बिना पासपोर्ट के हम भारत की भूमि से ही दर्शन कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर के। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, मैंने भी अपने भारत की भूमि से कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं। इसके बाद हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब हम चीन में प्रवेश करते हैं और उसके बाद चीन के गांव से होते हुए फिर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा होती है, यात्रा होती है। इस बार यात्रा का रूट टनकपुर से धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर जाएगा, ये जाएगी और वापसी में चौकड़ी होते हुए अल्मोड़ा से वापस करेगा दल। तो इसमें इसके लिए पहले मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक है और आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा 2 मई 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। अब तक जो है 3,256 इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके। वहीं भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के इस युद्ध विराम फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड महेंद्र भट्ट ने देशहित में बताया। भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा है हम आतंकवाद के विरोधी हैं, न कि पाकिस्तान की जनता के विरोधी। पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं, पाकिस्तान की जनता के विरोधी नहीं है। और जब आतंकवाद की दृष्टि खड़ी होगी तो मोदी जी घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए युद्ध समाधान का पक्ष नहीं होता है। जब हम दूसरे देशों को आह्वान करते हैं कि युद्ध से बचा, युद्ध का अवसर नहीं है, तो उसको संदेश देने का मोदी जी ने कर दिया है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा है कि अगर पाकिस्तान अगर क्रिया करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया उसे भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आंतरिक द्वंद्व खड़ा होगा और उसका भी हम कुछ दिनों बाद। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एकता दिखी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश की एकजुटता से आतंकवाद और पाकिस्तान घबराए हैं। वहीं एमपी के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया। धस्माना ने मांग की है कि बीजेपी विजय शाह को तत्काल निष्कासित करे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, क्योंकि उनका नाम लेकर के एक राज्य के मध्य प्रदेश के उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने देश की गौरव, देश की शान, जिन्होंने पूरे भारत पाकिस्तान का जो अभी पहलगाम घटना के बाद जो एक संक्षिप्त युद्ध चला उसके बारे में पूरे देश और दुनिया को ब्रीफिंग करके बताया, उनके बारे में जिस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीच बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही, कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन बताया विजय शाह ने। बाकायदा एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जिस प्रकार का अभद्र भाषण दिया, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को स्वयं एक्शन लेना चाहिए। अभी तक इतना समय हो गया, आज की तारीख तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए केवल, बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित करने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और सलाखों के पीछे उन्हें भेजना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल विंग कमांडर व्योमिका और विक्रम मिस्री, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान इस देश की जनता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमारी सैन्य गतिविधियों के बारे में, हमारे सैनिकों के अदम्य साहस के बारे में, पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया। विक्रम मिस्री के बारे में भी जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां और ट्रोल किया जा रहा है, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तत्काल एक्शन करना चाहिए, वरना ये समझेंगे हम कि प्रधानमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के उन्होंने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को प्रधानमंत्री ने, जो सोफिया कुरैशी के बारे में बोला जो आतंकवादियों की बहन है, जो पाकिस्तानियों की बहन है, उन्हीं को मारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा। तो प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल हुआ है, प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस पर एक्शन लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी एक्शन लेना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी का भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण विजय शाह को है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पूरी इस घटनाक्रम का निंदा ही नहीं करती। अब सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी नहीं चलेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 1 मई से सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। महीने में 1 दिन देरी पर मौखिक चेतावनी, 2 दिन पर लिखित और 3 दिन देरी पर 1 दिन की छुट्टी काटी जाएगी। 4 बार या उससे अधिक बार देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रमुख सचिवों, डीएम और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए। अब हर दिन 10:15 बजे तक हाजिरी की समीक्षा होगी। उत्तराखंड में 1 मई से अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया था, और यह जो आदेश है ये मुख्य सचिव आनंद वर्धन के द्वारा उत्तराखंड में दिया गया था। और अगर मान के चले तो अब ज़्यादा और सख्ती की गई है, क्योंकि जो अधिकारी और कर्मचारी अभी लेट आ रहे हैं, 1 दिन अगर कोई लेट होगा तो उसको मौखिक तौर पर चेतावनी दी जाएगी, और अगर 2 दिन कोई लेट होगा तो उसको लिखित रूप में चेतावनी दी जाएगी। इसके अलावा अगर तीसरे दिन कोई लेट होता है तो उसका अवकाश जो है उस दिन लगाया जाएगा, और साथ ही साथ अगर कोई चौथे दिन लेट होता है तो उसको जो है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है करने की बात कही गई है। और अगर बात करें अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है जो पहले ढीला रवैया अपनाते थे और जो समय 10 बजे का होता था, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगभग 11, साढ़े 11 बजे ऑफिसों में आते थे। तो ऐसे में जो है उसी को लेकर अब जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनको जो है 10:15 बजे तक हर हाल में अपने ऑफिस में पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है। अगर कोई लेट होगा तो उसकी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, और 10:15 बजे के बाद जो है मॉनिटरिंग की जाएगी और उसको जो है चेताया जाएगा। अगर वह फिर भी नहीं मानता तो उस पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनबी न्यूज़। वही खटीमा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। जामा मस्जिद के प्रशासक व वरिष्ठ भाजपा नेता कामिल खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मस्जिद से मुख्य चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कामिल खान ने ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक विजय बताते हुए कहा कि भारत ने फिर साबित कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है। भारतीय सेना को नमन करते हुए उन्होंने देश की एकता की सराहना की। पूरे
को ये पता चल गया है कि भारत के वीर जवान, हमारी सेना जिस शौर्य और साहस के साथ लड़ी, पाकिस्तान ने जिस प्रकार घुटने टेके, उसका जो सब कुछ सामने देखने में आया, स्पष्ट हो गया कि सीज फायर हुआ को लेकर के, तो उन्होंने घुटने टेक करके अपना बैठ गए, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में इतने मजबूती के साथ में जो हमारे सेना का उत्साह उन्होंने पीछे से बढ़ाया। फिर यह है कि पूरे प्रदेश में और देश में जो है तिरंगा यात्रा को लेकर के हमारे पार्टी संगठन ने भी इसको कहा कि आह्वान किया कि हमारे वीर सैनिकों का हौसला अफजाई हुई, इससे तो एक तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया। तो आज हमने जामा मस्जिद से लेकर के और मुगलसराय तक हमने एक तिरंगा यात्रा अपने वीर जवानों की उसमें उसको साहस को बढ़ाने के लिए और उनके गाथा को दिखाने के लिए सब लोग सड़कों पर उतरे। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, और हिंदुस्तान की जय और हिंदुस्तान के वीर जवानों। वहीं देहरादून को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की मुहिम तेज हो गई है। नगर निगम की ओर से परेड ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि मेयर सौरभ थपलियाल और विशिष्ट अतिथि विधायक खजान दास मौजूद रहे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की शपथ दिलाई। वहीं मेयर ने परेड ग्राउंड को प्लास्टिक मुक्त घोषित करते हुए कहा कि शहर भर में अभियान चलेगा। साथ ही रोजमर्रा की चीजें ले जाने के लिए प्लास्टिक के विकल्प को तलाशने के लिए समाजसेवियों से संवाद होगा। देखिए, समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते आते हैं और इससे पहले भी 7 साल पहले भी एक अभियान चला था जिसमें बहुत ही एक लंबी मानव श्रृंखला तैयार की गई थी। उस समय भी ये शपथ ली गई थी कि प्लास्टिक मुक्त भारत और प्लास्टिक मुक्त दून हम करेंगे, किंतु अभी बहुत कुछ कमियां हैं। इस कमियों को सुधार लाने की आवश्यकता है और जब तक आम जनमानस का सहयोग नहीं मिलता है, जनता का सहयोग नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उस पर उभर नहीं पाएंगे। इसलिए प्लास्टिक के लिए हमको पहले ये भी सोचना चाहिए कि हमारे उच्च अधिकारी जिन कंपनियों में ये सिंगल प्लास्टिक जो यूज में आता है उसको रोक नहीं लगती, तब तक दिक्कतें आएगी। हालांकि काफ़ी परिवर्तन आया है जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इस कदम को उठाया है और एक स्वच्छ भारत का जिस तरह से उन्होंने कहा है और संदेश देने का काम किया है, स्वच्छता पे भी और प्लास्टिक मुक्त पे भी, तो काफ़ी कुछ अंतर आया है। अब तो प्लास्टिक की जगह एक से एक तकनीकी आ गई है, परंतु अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना भी है। देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि अपना जो दून है और ये प्लास्टिक मुक्त हो। इसके लिए हमने ऐसे यहाँ पे स्वयं सेवी जो संगठन है उनको यहाँ पर बुलाया। हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पर रहे और माननीय विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। हम सब ने यहाँ पे शपथ ली है कि आज हम देहरादून के इस परेड ग्राउंड क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त आज घोषित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्लास्टिक बैंक का भी निर्माण किया है और साथ ही हम एक बड़े अभियान के तौर पे पूरे नगर निगम क्षेत्र में इस अभियान को छेड़ेंगे। पर उससे पहले हम जो अपनी तैयारियां हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं। उसके लिए हम तमाम स्वयं जो अपने कई समाज सेवी ऐसे हैं उनके साथ बैठना चाहते हैं। कुछ उनका विकल्प जो प्लास्टिक की थैलियां हैं जो कि हमारे समाज में तमाम आप देखेंगे नदियां नालियों में सब वही पड़ी रहती हैं, जिनकी वजह से ब्लॉकेज भी होता है, ड्रेनेज सिस्टम जिनकी वजह से गड़बड़ाता है। पानी जो है वो अगर सड़कों में बह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी प्लास्टिक की थैलियां भी हैं। तो उनको दूर करने के लिए और उसका विकल्प सबसे पहले समाज में आना चाहिए। वो अगर जब देहरादून में उसका विकल्प हम सब लोगों के पास होगा तो निश्चित तौर पे जो समाज के लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग करें, वो मजबूरी में लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसा विकल्प हम लोग तैयार करने वाले हैं। फिर एक बड़ा अभियान जो है हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए छेड़ेंगे और निश्चित। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत पर निशाना साधा है। आशा नौटियाल ने मनोज रावत पर भगवान के दर पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही विधायक ने मनोज रावत पर स्थानीय दुकानदारों को भड़काकर यात्रा का माहौल खराब करने का आरोप भी लगाया। देखिए, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा शायद नहीं है जिस पे वो बात कर सकें। वो पिछले दिनों से, पिछले साल से पता नहीं क्या उनको ऐसा हो गया कि वो भगवान केदारनाथ जी पर ही राजनीति करने की उन्होंने सोची है। जब तक वो थे तब तक वो गौरीकुंड कभी गए नहीं,
उन्होंने कोई काम किया नहीं, रोड बनाई नहीं, पानी लोगों को दिया नहीं, यात्रा की व्यवस्था के लिए कभी आवाज उठाई नहीं। आज उनको तमाम कमियां नजर आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं कि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, इसलिए वो थोड़ा सा उस पे यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए वहां पर जो हमारे जितने भी व्यवसायी वहां पर बैठे हुए हैं, जो टेंट चला रहे हैं, छोटे ढाबा चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, उनको अव्यवस्थित करने के लिए वो इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं। मैंने पहले भी उनको कहा था कि ये भगवान का धाम है, भोलेनाथ का धाम है, यहाँ केवल भक्ति होनी चाहिए। इस तरह की जो राजनीति और भ्रामक राजनीति केदारनाथ। वहीं जहां देश भर में बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विरोध करते करते अब देश का भी विरोध करने लगी है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। विनोद चमोली ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे दलों को देश में राजनीति करने की छूट मिलनी चाहिए। जनता को फैसला लेना होगा कि कौन देश के साथ है और कौन नहीं। देखिए, ये तो कांग्रेस का सगल रहा है कि वो व्यक्तिगत विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठती है, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो, चाहे देश की सेनाओं का मुद्दा हो। पहले भी उन्होंने जो पहले स्ट्राइकें हुई थी, जो एयर स्ट्राइक हुई या जो उड़ी के बाद जो हमने स्ट्राइक की थी आतंकवादी ठिकानों पर, उसको लेकर भी उन्होंने सबूत मांगे थे, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे। और आज जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, जो पूरी दुनिया ने देखा है, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस किस मानसिकता से ग्रस्त है, जो अपनी सेनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने देश की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते। तो क्या उनको इस देश के अंदर राजनीति करने की छूट मिलनी चाहिए? ये पूरी देश की जनता को सोचने का विषय है। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लालकुआ के पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने कहा कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं, थोड़ी तकनीकी देरी के बाद जल्द चुनाव होंगे। दुमका ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का भरोसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मोदी पर बना हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए सवाल उठा रही है और जमीनी मुद्दे नहीं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था है और कोई भी सरकार संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन ये बात भी सही है कि आरक्षण के मुद्दे पर समय समय पर अलग अलग प्रावधान या माननीय न्यायालयों के निर्णय या किसी दूसरी जगह के माननीय न्यायालय के निर्णय जो है सरकार के इस प्रस्ताव को, कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में भी ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक विषय है और मैं समझता हूँ कि सरकार उसका निराकरण कर शीघ्र इस संवैधानिक व्यवस्था को पूरा करेगी ताकि यह स्थानीय जनता की सरकार चुनी जा सके और जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उनका हल किया जा सके। निश्चित रूप से सरकार प्रयासरत है और इसका निराकरण करेगी, शीघ्र करेगी। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, समय समय पर आरोप लगाना उनका एक राजनीतिक दायित्व है। अगर आरोप में कहीं ऐसा कुछ मतलब की बात निकलती तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेती है और उस पर संज्ञान लेते हुए रास्ता निकालने की कोशिश करती है। कांग्रेस का आरोप लगाना अपने आप में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सरकार बिना उनके आरोप के, बिना उनके द्वारा लांछन लगाए जाने के अपना काम कर रही है और इस सरकार को, जनता की सरकार को, स्थानीय सरकार को शीघ्र ही कार्य। वहीं उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं और संपत्तियों का डिजिटलीकरण शुरू हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि अब वक्फ की जमीनें चंद अमीरों और नेताओं से लेकर गरीब मुसलमानों को दी जाएगी। बेघर लोगों को घर, रोजगार और शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। वहीं शम्स ने विपक्ष को डराने की राजनीति को नकारते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां अब सर्व समाज के हित में उपयोगी होगी। तो
कम से कम हम जनता के बीच में जो गुमराही कांग्रेस फैला रही है, और कांग्रेस क्यों फैला रही है ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस इसलिए फैला रही है कि चोर तो कांग्रेस के नेता ही है ना। अब अकबर अहमद डंपी तो संजय गांधी जी के साथ ही थे। अब कांग्रेस ने तो पूछा नहीं कि उनका 200 बीघे का रिसोर्ट नैनीताल रामगढ़ में कहां से आ गया। कांग्रेस बताए ना कि सईदुज्जमा जो कांग्रेस के सांसद मुजफ्फरनगर से थे, वो कलियर के अंदर इतनी बड़ी हवेली पे कब्जा करके किस हैसियत से बैठे। क्या कांग्रेस को नहीं बताना चाहिए? तो कांग्रेस तो इस सारे षड्यंत्र के पीछे है, और उन्हीं के नेता और उन्हीं की सरकार के शेल्टर में तो वक्फ की लूट हुई है। और कहीं वक्फ को इतनी ताकत दे दी गई कि वक्फ मंदिरों पर अपना आधिपत्य जताने लगा, कहीं हिंदुओं की जमीनों पर अपना आधिपत्य जताने लगा। मतलब गरीबों का हक गरीबों को मिल नहीं रहा है, और वक्फ जिन दूसरे की संपत्ति अपनी संभाली नहीं जा रही और औरों की संपत्तियों पे नजर, और उनसे जिनसे दूसरों की संपत्ति लूटना चाहते हैं, भाई गरीबों को मिल नहीं रहा है तो कहां जा रहा है माल? ये कौन वक्फ माफिया है जो बीच में खेल कर रहा है? ये सवाल तो खड़े हैं। अगर जनता जानना चाहती है, हिंदू मुस्लिमों का झगड़े लगाते हो, उधर से मंदिरों पे कहते हो कि ये भी वक्फ के, संसद भी वक्फ की, फला भी वक्फ का, और गरीब मुसलमान को वो पैसा मिल नहीं रहा है, तो कहां जा रहा है भाई? ये लूट का माल तो कम से कम जनता को पता चलना चाहिए। सब तरह से अवैध तरीके से कब्जे में है। देखिए, वक्फ का हालात बद से बदतर हैं, इसलिए लगातार अब प्रारंभ हुए हैं, तमाम सर्वे प्रारंभ हो गए हैं, उनका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ों को ऑनलाइन लाने की कवायद प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द एक सही डेटा सामने आएगा कि आखिर कितनी संपत्तियां, और उत्तराखंड के अंदर तो वक्फ प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड भी पूरी तरह से नहीं है। तो उत्तर प्रदेश से भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश से वो हमें जो पुराना रिकॉर्ड है वो उपलब्ध कराएं, तो कम से कम शायद हम अपने रिकॉर्ड का मिलान करके ये पता लगा सकते हैं कि कितनी जमीनों को खुद फिलहाल इस बुलेटिन